हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। तो ये यूपी जुडिशरी के मेंस का पेपर नंबर 5 है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक्ट नंबर 8 ऑफ द ईयर 2012। तो आपको लगेगा कि ये एक्ट तो 2006 का, तो 12 में एक्ट नंबर 8 क्यों है? क्योंकि 2006 में इसका बिल आया था, उसके बाद ये लॉ बना था 2012 में। उसके बाद और आगे देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। और तो इसमें चैप्टर हैं 16, सेक्शन 234 और शेड्यूल 4। इसमें 4 शेड्यूल हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी। प्रेसिडेंट की इसे मिली थी 2012 में। और इन्फोर्समेंट में कब आया था? तो जैसे कि हम देखते हैं, लिखा है एज अमेंडमेंट बाय यूपी ऑर्डिनेट नंबर 4 ऑफ 2 करेक्टेड बाय नोटिफिकेशन एंड 18 दिसंबर 2000। तो जो पहला डेट था वो 18 दिसंबर 2015 था। इसमें कुछ सेक्शन को लागू कर दिया गया था। फिर बाद में जो बचे हुए सेक्शन थे उनको किया गया था 11 फरवरी 2016। उसके बाद हम एक्ट पे आ जाते हैं। देख लेते इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। रेवेन्यू कोड का जो था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये था कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू लैंड। जो भी लॉ थे लैंड से रिलेटिव, उनको कंसोलिडेट करना एंड उसमें अमेंडमेंट करना। उसके बाद फिर था कि जो प्रोसीजर होता है रेवेन्यू मैटर में, जो लीगल प्रोसीजर होता है उसको सिंप्लीफाई करना। फिर टू स्पीड अप द डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केस बाय क्रिएटिंग रेवेन्यू कोर्ट्स की रेवेन्यू कोर्ट्स को क्रिएट करके जो रेवेन्यू केसेस होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब स्पीड में उनका निवारण करना। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 1 पे। जैसे कि आपने देखा है कि इसमें 16 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। तो जैसा हम इसमें तो हम पहले प्रदेश एक्ट में भी कार्ड है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ उत्तर प्रदेश। इट शैल कम इनटू फोर्स। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि एक डेट था 18 दिसंबर 2015 जिसमें कुछ सेक्शन हुए थे, और दूसरा डेट था 11 फरवरी 2016 जिसमें कुछ सेक्शन जो बचे सेक्शन थे वो लागू हो गए थे। फिर सेक्शन 2 दिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। Applicability of the code. This provision of this code, except chapter 8 and 9, shall apply to the whole of Uttar Pradesh, and chapter 8 and 9 shall apply to areas to which any of the enactment is specified at serial number 19 and 25th of the first schedule as applicable on the date immediately preceding their repeal the code. इनके कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट चैप्टर 8 और 9 के अलावा पूरा जो एक्ट था उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। और चैप्टर 9 और 8 कुछ एरिया में जो स्पेसिफाइड एरिया थे शेड्यूल में, जो सीरियल नंबर जो है 19th एंड 25th, उसमें जो कुछ एरिया है उसमें ये दोनों चैप्टर लागू हो गए थे। तो हम आगे पढ़ेंगे, जब शेड्यूल 1 पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें सीरियल नंबर 19 और 25th क्या है। फिर सेक्शन 3 आता है एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू न्यू एरियाज। फेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड एनी एरिया इज एडेड टू द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द होल और एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड टू सच एरिया। कि व्हेन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, इस कोड के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई भी एरिया जो कि उत्तर प्रदेश में ऐड होता है तो तब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के एक्सटेंड को नोटिफिकेशन के द्वारा उस वहां पे लागू करेगी। वेयर एनी नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 1, द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, रूल और रेगुलेशन इन फोर्स इन द एरिया रेफर टू इन द सेड
subsection which are inconsistent with the provisions so applied shall be deemed to have been repealed. The state government may by a subsequent notification amend, modify or alter any notification issued under subsection 1. इसमें दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है किसी भी, अगर कोई भी वो सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन निकाली रहती है तो उसमें अमेंड, मोडिफाई और अल्टर भी कर सकती है. उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 4 डिफिनीशन. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन. तो आ जाते हैं. पहला है आबादी और विलेज आबादी. मीन्स सच एरिया इन ए विलेज विच ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट of this code is being used for the purpose of residence of its inhabitants or for purpose and cleared thereto such as shahan and green trees well etc or which have been or be hereafter reserved for such use. आबादी और विलेज आबादी का मतलब होता है कि जहाँ की जमीन का यूज हम रेसिडेंस रहने के पर्पज से कर रहे हों. उस पर हम दूसरा आ जाता है एग्रीकल्चर. इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग. इस एग्रीकल्चर का खाली मतलब खेती बाड़ी ही नहीं होता, उसमें इंक्लूड होता है हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी. मतलब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम बस खेती को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें इस सेक्शन में दिया हुआ है डिफिनेशन में कि क्या क्या इंक्लूडेड है. फिर आ जाता है तीसरा एग्रीकल्चर लेबरर. मीन्स ए पर्सन हुज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड मैनुअल लेबर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. जिसका मेन सोर्स, जो जिंदगी जीने का मेन सोर्स ही उसका मैनुअल लेबर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं बैंक. शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट 1976. जो कि बैंक का मतलब वही होता है जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट 1976 में दिया हुआ है. फिर फिफ्थ आ जाते हैं भूमि प्रबंधक समिति. मीन्स ए भूमि प्रबंधक समिति कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 28A ऑफ द यूपी पंचायती राज एक्ट 1947. यूपी पंचायती राज एक्ट हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भूमि प्रबंधक समिति क्या दिया हुआ है, तो उसके सेक्शन 28A में दिया हुआ है. फिर 6 है आपका बोर्ड. बोर्ड मीन्स द बोर्ड ऑफ ए रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड और डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7. आगे जो सेक्शन आएगा सेक्शन 7 उसमें दिया हुआ है बोर्ड मीन्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड और डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 पे आ जाते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. मीन्स एनी एस्टेब्लिशमेंट, अंडरटेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर ए चैरिटेबल पर्पज एंड इंक्लूड ए स्पेसिफिक एंडोर्समेंट. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी एस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज का एस्टेब्लिशमेंट, अंडरटेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है चैरिटेबल पर्पज के लिए. जो भी एस्टेब्लिश किया जाता है उसको बोलते हैं. फिर 4.8 में आ जाते हैं कलेक्टर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 and shall include an additional collector appointed by the state government under subsection 2 of the state subsection, and an assistant collector of the first class empowered by the state government by notification to discharge all or any of the function of a collector under this code. 4.9 पे है consolidated गांव फंड. मीन्स द consolidated गांव फंड constitute under section 16. जो अंडर सेक्शन 69 में दिया है उसको पढ़ेंगे. फिर 4.10 पे है फैमिली. इन रिलेशन टू ए टेन्योर होल्डर मीन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज वाइफ और हर हस्बैंड एज द केस मे बी अदर देन ए जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, माइनर सन एंड माइनर डॉटर अदर देन ए मैरिड डॉटर. इसमें दिया हुआ है कि फैमिली में कौन कौन से लोग आते हैं. provided that where the question related to the transfer of any land and the transferee is a minor, the expression family shall include the parents of such minor. फिर 4.11 का है grove land. Means any specific part of land in holding having trees not including papaya और banana plant. इसमें दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा. Planted thereon in such manner that they preclude or when full grown will preclude the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and the trees on such land shall constitute a grove. इसमें दिया हुआ है कि
ग्लोरलैंड किसे कहते हैं कि जिसमें कि हम ट्री मतलब पेड़ों को लगा सके, लेकिन इन पेड़ों में इंक्लूड नहीं होगा पपाया और बनाना का प्लांट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्लोरलैंड में तो बाग भूमि, जैसे बाग बगीचे सब लोग लगाते हैं, तो इसमें केले के पेड़ के और पपीते के पेड़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर 12 पे आता है होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स ए पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर और ऑन वन लीज इंगेजमेंट, और होल्डिंग मीन्स ए पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर और वन लीज इंगेजमेंट और ग्रांट। इस होल्डिंग मतलब होता है कि किसी एक जमीन का एक टुकड़ा जिसको हम टेन्योर पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, इंगेजमेंट और ग्रांट। फिर 413 में है इम्प्रूवमेंट। In relation to a holding means any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held, and which, if not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or if is after execution made directly beneficial to it and subject to the foregoing provision include। मतलब इसमें दिया इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट मीन्स एनी वर्क जो ऐड किया जाता है मटेरियल वैल्यू, मतलब होल्डिंग जो जमीन हम लिए हैं, होल्ड की जो जमीन होल्डिंग की है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो चीज़ उसमें ऐड की जाती है उसमें इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। फिर the construction of tank, wells, water channel, embankments and other work for storage, supply for or distribution of water for agriculture। पे इसमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट टैंक लगवाते, वेल्स, वाटर चैनल, फिर और अदर फॉर स्टोरेज, सप्लाई मतलब सप्लाई करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। फिर आता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क फॉर द ड्रेनिंग ऑफ लैंड or for the protection of land from flood or from erosion or other damages from water। फिर दिया है the planting of trees and the reclaiming, clearing, enclosing, leveling or tracing of land, the erection of building on or in the vicinity of the holding elsewhere than an abadi or urban area required for the convenient profitable use for occupation of the holding, and the renewal or reconstruction of the foregoing work or alteration land except in chapter 7 and chapter 8 section 80, 81 and 30 means land held occupied for purpose connected with agriculture। इस पूरे डिफिनेशन का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट उसे मतलब अगर कोई भी हम जमीन लिए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम उसमें टैंक पानी की सुविधा बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, उसको ड्रेन मतलब सूखे से बचाने के लिए या बाढ़ से बचाने के लिए हम कुछ उसमें कुछ काम करते हैं। फिर या उसको उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ भी घेराबंदी करते हैं, तो उसको हम इम्प्रूवमेंट कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ये है 14th land except in chapter 7 and 8 and section 80 and 18 13 means land held or occupied for purpose connected with agriculture। इसमें दिया हुआ है कि लैंड क्या भूमि क्या हो सकती है, तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 और सेक्शन 80, 81 और 81, 36 के अलावा जो भी लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पज से कनेक्ट हो रहे हैं, एग्री पर्पज से कनेक्टेड हैं, तो वो लैंड कहलाते हैं। फिर 15 पे है लैंड होल्डर मीन्स द पर्सन whom rent is or but for contract express or implied would be payable। लैंड होल्डर किसे कहते हैं, जो कि रेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट और जिसे रेंट दिया जाता है, बस रेंट दिया जाता है, लिया जाता है, जिससे कि कोई और या उसमें कोई भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वुड भी पे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। फिर सेक्शन 6 में रेवेन्यू कोर्ट मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी दैट इज टू से द बोर्ड एंड ऑल मेंबर
देयर ऑफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिशियल और नायब तहसीलदार। इसमें बताता है कि रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो बोर्ड आता है और सभी मेंबर जो कि कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, एडिशनल कलेक्टर हो, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हो, असिस्टेंट कलेक्टर हो, सेटलमेंट ऑफिसर हो, ये सब रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर 17 में रेवेन्यू ऑफिसर कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या है। तो मीन्स द कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, इसमें है कि कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, द कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, द सब डिविजनल ऑफिसर और एन असिस्टेंट कलेक्टर फॉर द सेटलमेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, द रिकॉर्ड ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, द तहसीलदार जुडिशियल एंड नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू कोर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं उसमें सेक्शन में पढ़ा कि बोर्ड आता है, उसके सभी मेंबर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, एडिशनल कमिश्नर आते हैं, एडिशनल कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, चीफ रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार जुडिशियल, नायब तहसीलदार एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसके अंदर आते हैं। फिर देखते हैं हम 18 सब डिविजनल ऑफिसर, इसके मतलब असिस्टेंट कलेक्टर टू चार्ज ऑफ द तहसील। सब डिविजनल ऑफिसर किसे कहते हैं कि जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा जो तहसील का चार्ज लिया होगा। 9 में तुंग्या प्लांटेशन, तुंग्या means the system of afforestation in which the plantation of tree is the earlier stage done simultaneously with the cultivation or of agriculture crop, which is when trees so planted begin to form a conifer rendering the cultivation of agriculture crops impossible। मतलब इसके कहने का मतलब है कि ऐसा जैसे कि हम कोई पौधा लगाते हैं, प्लांट करते हैं, इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, अर्ली स्टेज में अगर हम किसी भी पौधे को लगाते हैं फसल उगाने के लिए, तो इसके फैलाव से जो हम फसल लगाए होते हैं उसका जो फैलाव रुक जाता है, जिसमें से जो खेती करने के लिए फसल लगाई होती है वो हम कह सकते हैं कि वो जहाँ उस पौधे का बढ़ना असंभव हो जाता है तो उसको तुंग्या प्लांटेशन कहते हैं। फिर 20 पे आते हैं विलेज। विलेज मीन्स एनी लोकल एरिया वेयर दर कॉम्पैक्ट और अदरवाइज रिकॉर्डेड एज ए विलेज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न एंड इंक्लूड एन एरिया विच द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ए विलेज। विलेज मीन्स होता है कि विलेज मीन्स जहाँ रिकॉर्ड एज ए विलेज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न से और उन एरिया को इंक्लूड किया गया हो जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उस जगह को, उस आबादी को विलेज घोषित की हो। 20 पे विलेज आर्टिसन मीन्स ए person whose main source of livelihood is manufacture or repair of traditional tools, implement and other articles or things used for agriculture or purpose ancillary thereto and include a carpenter, weaver, potter, blacksmith, silversmith, goldsmith, barber, washerman, cobbler or any other person who normally earn his livelihood by practicing a craft either by his own labor or by labor of any member of his family। इस विलेज आर्टिसन का मतलब होता है कि जैसे कारपेंटर, वेवर, पॉटर, ब्लैकस्मिथ, वो सब कुछ ना कुछ ट्रेडिशनली कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उसको हम और उनकी जो लेवलहुड, सोर्स ऑफ लेवलहुड है वो इन्हीं से, इनका इनकम इन्हीं से होता है। 20 वर्ड एंड एक्सप्रेशन। गांव फंड, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। अगेन हम जब यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 पढ़ेंगे तो उसमें हम गांव फंड और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। फिर 23 एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर मीन्स एन ईयर विच बिगिन फ्रॉम द 1st day of जुलाई। ये 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 जून तक चलता है। इसे फसली ईयर भी कहते हैं।
एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 जून तक चलता है, इसको फसली ईयर भी कहते हैं। फिर इंटरमीडिएटरी विथ रेफरेंस टू एनी स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी अंडर प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी ठेकेदार परमानेंट लीज इन अवध एंड परमानेंट टेन्योर होल्डर ऑफ सच स्टेट ऑफ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 25th लीज इन रिलेशन टू माइंस एंड मिनरल्स शैल इंक्लूड ए सब लीज, प्रॉस्पेक्टिंग लीज एंड एन एग्रीमेंट टू लीज और सबलेट एंड लीज शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। 27th डिक्री क्या होगी, शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है उसको हम डिक्री बोलेंगे। फिर 27 स्टेट गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको बोलेंगे। फिर 28 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इन सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, सेंट्रल गवर्नमेंट की वही मीनिंग होगी जो कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में दी गई है। फिर 29 मिंजुमला नंबर मीन्स ए सजरा नंबर डिनोटिंग ए कंपोनेंट पार्ट ऑफ ए फील्ड विच हैज थ्योरेटिकली been partitioned but physically has not been partitioned। बेसिकली हम मिंजुमेला नंबर को एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जैसे कि अगर कोई फैमिली है उसमें 4 पार्ट हैं तो इतना पार्ट किसी एक का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे पार्टीशन हो गया, लेकिन उसमें कहीं भी रिकॉर्ड में इस नंबर को लिखा नहीं गया है, बस ये बता दिया गया इतना पार्ट इनका है, इतना पार्ट ये यहाँ से भी हो सकता है, वो पार्ट यहाँ से भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 रेवेन्यू डिवीजन। तो सेक्शन 5 में दिया है कि कितने डिवीजन हैं, डिवीजन का हेड कौन है। तो डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू रेवेन्यू एरियाज की फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एरियाज कंप्रोमाइजिंग ऑफ डिवीजन विच में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर तहसील एंड ईच तहसील में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर परगना एंड ईच परगना में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विलेज। तो हम देखते हैं इसका डिवीजन कैसे किया गया है। पहले एक डिवीजन होगा जिसका हेड होगा कलेक्टर। फिर इस डिवीजन में 2 या उससे ज्यादा 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट होंगे। सॉरी, इसके डिवीजन के हेड होंगे कमिश्नर। फिर डिवीजन में आएंगे 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट जिसके हेड होंगे कलेक्टर। फिर इससे नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे 2 और मोर तहसील जो होंगे तहसीलदार इसके। उसके बाद तहसील के अंदर आएंगे एक इससे ज्यादा परगना। और फिर हर परगना के अंदर आएंगे 2 या उससे अधिक विलेज। तो ये हमारा डिवीजन हो गया कि कैसे होता है कि एक डिवीजन होगा जिसके हेड होंगे कमिश्नर। फिर उसके डिवीजन से नीचे 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट होंगे जिसके हेड होंगे कलेक्टर। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे 2 और मोर तहसील जिसके हेड है तहसीलदार। फिर उस तहसील के अंदर 1 या उससे ज्यादा परगना होंगे। उस परगना के अंदर 2 या उससे ज्यादा विलेज होंगे। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा द डिस्ट्रिक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिवीजन द तहसील विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट द विलेज विच कॉन्स्टिट्यूट तहसील। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। उस नोटिफिकेशन में दिखाएगी कि इस डिवीजन के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तहसील आएगा, इस तहसील के अंदर ये गांव आएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, सबसेक्शन 2 में आते हैं द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अल्टर द लिमिट ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी रेवेन्यू एरिया को अल्टर कर सकती है। सेक्शन 1 बाय एमल्गेमेशन रीएडजस्टमेंट डिवीजन और इन एनी
other manner whatsoever, or abolish any such revenue area, and may name and alter the name of any such revenue area, and in any case where any area is renamed, the all reference in any law or instrument or other document to the area under this original name shall be deemed to reference the area as renamed unless expressly provided other. इनके कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उस रेवेन्यू एरिया की लिमिट को अल्टर भी कर सकती है, नाम में भी चेंज कर सकती है, नाम उसका भी नया नाम कुछ भी जो भी हो उसको रख सकती है। फिर प्रोविजन इसमें दिया है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन ऑन एनी प्रपोजल टू अल्टर द लिमिट ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया, द स्टेट government shall publish in the prescribed manner such proposal for inviting objection and shall take into consideration any objection to such proposal। इनके कहने का मतलब है प्रोविजन देखिए स्टेटमेंट पब्लिश करेगी एक प्रिस्क्राइब मैनर में प्रपोजल की, अगर किसी को भी नाम चेंज करने में या कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो हमें दे सकता है कि ऑब्जेक्शन के हमें इस मतलब नाम बदले में हमको ऑब्जेक्शन है और वो कोई भी नोटिस दे सकता है। फिर आता है द कलेक्टर में बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन द प्रिस्क्राइब मैनर अरेंज द विलेज इन ए तहसील इनटू लेखपाल सर्कल एंड द लेखपाल सर्कल इनटू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल एंड स्पेसिफाई आल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर विद इन हिज सर्कल। कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है पब्लिश करने के लिए तहसील में लेखपाल सर्कल को, और लेखपाल सर्कल फिर दे सकता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल को। उसके बाद द डिवीजन डिस्ट्रिक्ट तहसील परगना रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल लेखपाल सर्कल एंड विलेज existing at the commencement of this course shall until altered under the prescribed subsection be deemed to be revenue areas spread under this section। इसमें दिया गया है कि डिविजनल डिस्ट्रिक्ट तहसील परगना, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल, फिर लेखपाल, circles and village and existing the commencement of this course shall until alter and the prescribed section। जब तक कि मतलब लेखपाल क्षेत्र गांव जब तक मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसको मतलब उस राज्य के अंदर ही समझा जाएगा, जब तक इसमें कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली क्लास में।